100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स था दोनों घरानों की तरफ। तीफी भट्ट साहब ने एक पॉइंट जो है वो ओपन किया है। सुलह बेसिकली इस पॉइंट पे आके डैमेज हुई। हम लोगों के साथ 2 लोग गए हैं, सिर्फ बलाज भाई के बड़े बन के गए हैं। पहले इसरार भट्ट साहब गए हैं। लास्ट मीटिंग जो थी वो कैसर भट्ट की थी। हम सुलह को करीब ले गए थे। सुलह इस पॉइंट पे टूटी कि वहां पे जाते जाते कैसर भट्ट ने कहा है कि भाई सुलह ना करना, सुलह मुनाफकत दी होनी। वहां पे ये सुलह स्टॉप हो गई। मैंने इसको ये कहा यार बलाज भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसने गाली निकाली बहन की, खुदा की कसम इसने गाली निकाली। इसने कहा मेरे लो सारे मर जाते, मैं लड़ाई अपने कल पा, मैं जो किया मैं ठीक किया। कि इस लड़ाई का राइटर भी और ये सारा स्क्रिप्ट लिखने वाला सिर्फ ये एक बंदा कैसर भट्ट है। वो जब तीफी भट्ट साहब ने ये बात सुनी है तो उनका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। तो ये बात इसका मतलब है कि वो लोग मुझे सुलह करके मेरा नुकसान करवाना चाहते हैं। तीफी भट्ट साहब से मेरी बात हो गई थी। मैंने उनको कहा था कि बच्चों के बल्कि ना रिश्ते करके कल को रिश्तेदारी में इनको बांध जाना कि लड़ाई ना हो सके। ये मैं ऑनर आपको बात कह रहा हूँ, बातें तो यहाँ तक पहुँच चुकी हुई थी। तो उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया था कि हाँ बिल्कुल वो यानी कि बरादरी भी हमारी एक है, उनका जो स्टेटस है वो भी सेम है। तो उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। दोनों साइडों से कोई शर्त नहीं रखी गई। इन 2 घरानों में सुलह ना होने का जिम्मेदार कैसर भट्ट को करार दे रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल 110% कि ये जो कैसर भट्ट ने किया है, मैं इसको कहूँगा कि चोर मचाए शोर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूँ खुर्रम पाशा। नाजरीन, जैसा कि लाहौर के 2 बड़े घरानों में दुश्मनियों के हवाले से रोज़ ब रोज़ एक बदलती हुई सूरत हाल सामने आ रही है, जिस अंदाज में मैंने एक सुलह की बात शुरू की और ये पैगाम दिया नाजरीन के लिए भी कि सब इसके लिए दुआ भी करें और कोशिशें भी करें कि इन घरानों के दरमियान में सुलह होनी चाहिए ताकि मज़ीद कोई नुकसानात ना हों। इस सारे वाक़या के दौरान ही आज एक ऐसी शख्सियत मुझे मिल गई जिनके बारे में मैं पहले तो नहीं जानता था, लेकिन आज इनका एक इंटरव्यू सुनने का मौका मिला तो इनकी बातों में बड़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने आई। ये वो शख्स है कि जिसने बलाज टीपू और तीफी भट्ट के दरमियान सुलह कराने के लिए खासी कोशिशें की। वो कोशिशें कामयाब तो ना हो सकी और बदकिस्मती से एक नुकसान की तरफ चल निकली। आज मैं आपको इन्हीं की ज़बानी वो सारे वाक़यात भी सुनवाऊंगा और वो हकीकत सामने लाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों, कौन सी ऐसी रुकावटें थीं जो सुलह की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। हालांकि इन्होंने इससे कबल भी काफ़ी दुश्मनदार घरानों में सुलह कराने में अपना एक अहम किरदार अदा किया था। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ बिलाल। आइए अब इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इन्होंने क्या कोशिशें की और वो कोशिशें क्यों रह गईं। जी तो मियाँ साहब, आपका शुक्रिया। अभी आज आपका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि जिसमें आपने उन राजों से पर्दा उठाया कि जो इससे पहले मैं समझता हूँ लोगों को नहीं पता थे। तो मैं मुख्तसरन सी बात करूँगा और इस पॉइंट पे आके हम ये बात करेंगे कि जब आपने कोशिशें की दोनों घरानों को जोड़ने में और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था, तो एकदम इसमें ब्रेक क्यों लग गई? देखें खुर्रम भाई, बात ये है कि थोड़ा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। 100% पॉजिटिव रिस्पांस था दोनों घरानों की तरफ। मैं अगर एक घर को क्रेडिट दूं कि जी ये 100% विलिंग था, तो दूसरा 70% नथिंग। दोनों 100% विलिंग थे। अगर देखें कि 90 दिन की जो मुलाकातें हुई हैं, अगर बलाज भाई के जहन में कोई बात होती तो वो एक से दूसरी मुलाकात के बाद हमें मिलते ही ना, अगर वो सुलह ना करना चाहते हो। इसी तरह ही अगर तीफी भट्ट साहब के ज़हन में कोई ऐसी बात होती सुलह ना करने की, तो वो भी हमें वेलकम ना करते या हर वक्त अवेलेबल ना होते हमारे लिए। जो सूरत हाल सामने आई है, जो तीफी भट्ट साहब ने एक पॉइंट जो है वो ओपन किया है, सुलह बेसिकली इस पॉइंट पे आके डैमेज हुई। वो पॉइंट आप हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि आपके नाम का बाकायदा जिक्र किया गया है और जो हकीकत आप बता सकते हैं वो कोई भी नहीं बता सकता। देखें, वो लास्ट टाइम जिस वक्त आए हैं कैसर भट्ट था साथ, उससे पहले इसरार भट्ट साहब आए हैं। देखें, मैं इसरार भट्ट साहब की सफाई हल्फन देता हूँ, उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की, बिल्कुल पॉजिटिव और बड़ी बेस्ट मीटिंग की इसरार भाई ने। वो हालांकि देखे वो कैसर भट्ट के बड़े भाई हैं, कोई गैर नहीं है। हम लोगों के साथ 2 लोग गए हैं सिर्फ, जो बलाज भाई के बड़े बन के गए हैं। पहले इसरार भट्ट साहब गए हैं और वो 100% उन्होंने पॉजिटिव बातें की हैं। वो बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। लास्ट मीटिंग जो थी वो कैसर भट्ट की थी। अंदर बैठे ये जो मीटिंग्स थी, ये बलाज के कत्ल होने से कितना अर्सा पहले हुई थी? ये 3 साल पहले। 3 साल पहले जो ये एक अभी इसरार भट्ट साहब ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि हम सुलह को करीब ले गए थे
तो उसमें एहसन शाह ने एंटर होके तो ये एक सारा मामला ख़राब कर दिया। नहीं नहीं नहीं, उस सुलह को टूटने में और एहसन शाह के एंटर होने में 3 साल का गैप है। ये एहसन शाह रिसेंटली एंटर हुआ है और वो जो सुलह थी वो 3 साल पहले टूटी है, जिस वक्त ये क्रैकडाउन हुआ था पुलिस का, आपको याद होगा जब। लेकिन एहसन शाह का तो पिछले 14 साल से उसके साथ तल्लक था, वो तो उसके घर में दाखिल हुआ था बिलाज के। जी जी। वो कोई रिसेंटली तो नहीं आया था? कहाँ? नहीं नहीं, बिलाज के घर में एक ये एलिगेशन, ये जो एक चीज़ ओपन हुई है कि वो तीफी भट्ट साहब के घर गया, उसने ये पार्ट प्ले किया और ये लड़ाई हो गई। ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, अब जाहिर सी बात है कि ये अब पुलिस को पता होगा कि 3 महीने पहले या 4 महीने या 5 महीने पहले जाता रहा। इस यानी कि बिलाज भाई का जो वाक़या है ना, ये वाला जो हुआ था, उससे 3 साल पहले ये सुलह टूटी है, इसमें 3 साल का गैप है जी। कैसे टूटी सुलह, वो चीज़ें आप बताएं। सुलह इस पॉइंट पे टूटी क्योंकि देखिए 1.5 घंटा हम लोग अंदर बैठे रहे, बातें होती रही हैं। मैं था, नईम शाह साहब थे, कैसर भट्ट था, तीफी भट्ट साहब, 4 लोग। जब बाहर निकले हैं, जाने लगे हैं, तो वहाँ पे जाते जाते कैसर भट्ट ने कहा है कि भाइन सुलह ना करना, सुलह मुनाफकत दी होनी। अब आप ये देखें कि वो 20 या 22 साल का ताल्लुक़ है उस घराने से, तो उन्होंने तो उस बात को बड़ा इम्पोर्टेंट लेना था ना कि ये बंदा जो बात कर रहा है और ये उस फैमिली का मेंबर है, तो वहाँ पे ये सुलह स्टॉप हो गई। अच्छा भैया, आपने एक बात कही थी कि जब सुलह का आगाज़ हुआ आपका, आपने कोशिशें शुरू की आपने, और गालबन नईम शाह साहब का जिक्र किया है, तो आप डेली जब मेल मिलाप शुरू हुआ, नसीराबाद आना जाना हुआ, अड्डे पे आना जाना हुआ, तो आप डेली रात को अगर मुलाकात नहीं होती थी तो आप फ़ोन पे कैसर भट्ट को सारी सूरत हाल बताते होते थे। तो क्या उस दौरान आपको कोई ऐसी वाइब्स नहीं आई कि कैसर भट्ट ये सुलह के एंड टाइम पे ऐसी को बात करेगा या वो सुलह नहीं करवाना चाह रहा? नहीं नहीं नहीं, उस वक्त नहीं आई। जो लास्ट इस फैसले के बाद भी 3 डिसीजन कैसर के मैंने देखे जो बहुत एक अजीब थे, वहाँ से थोड़ा डाउट हुआ कि ये कुछ गलत है। वो फैसले क्या थे? वो मैंने समा वालों को भी बताया कि देखें, मसहब भाई वगैरह के साथ ये मामला हुआ खुरम भाई। अब जाहिर सी बात है कि मसहब भाई अगर कहते हैं कि बिलाल भाई जो आपके नॉलेज में आप बता दें, मैं 1 मिनट में सारा खोल दूँगा, ये उनका राइट है, ठीक है। इसमें बहुत अजीब बातें हैं, बहुत डिफरेंट बातें हैं। अब बात ये है कि जो बात मेरे तक आई है, ठीक है, जो कहा गया है कि जी ये लोग हलफ दें, मैं इस चीज़ का हलफ देता हूँ। मैं इसरार भट्ट साहब की सफाई का भी हलफ देता हूँ कि उन्होंने एक भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया इसमें, ना ही नेगेटिव रोल प्ले किया। अच्छा, जब सुलह की बातचीत चल रही थी जी दोनों के घरानों के दरमियान में, तो उसमें क्या शराइत ऐसी रखी जा रही थी कि जिनकी बुनियाद पर यह सुलह नहीं थी? कोई शराइत नहीं थी, ये सब झूठ है। कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई शराइत ना बिलाज भाई ने रखी ना दूसरे घर से रखी गई। देखिए, वो मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि यहाँ तक तीफी भट्ट साहब से मेरी बात हो गई थी। मैंने उनको कहा था कि बच्चों के बल्कि ना रिश्ते करके कल को रिश्तेदारी में इनको बांध जाना कि लड़ाई ना हो सके। ये मैं ऑन एयर आपको बात कह रहा हूँ, इतनी बड़ी ये मैंने पहले भी कही थी। बातें तो यहाँ तक पहुँच चुकी हुई थी, तो उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया था कि हाँ बिल्कुल, वो फैमिली भी यानी कि बरादरी भी हमारी एक है, तो उनका जो स्टेटस है वो भी सेम है। तो उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। ये तीफी भट्ट। अच्छा, जिस वक्त कैसर भट्ट ने ये बात कह दी कि जी मुनाफिकां दी सुलह होनी है, ना करना, तो उसके बाद आपकी अमीर बिलाज टीपू से कोई बात हुई, उसका रिस्पॉन्स क्या? नहीं, अमीर बिलाज टीपू से मेरी कोई फिर मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि देखें, जब अमीर बिलाज का बड़ा कैसर भट्ट था तो मेरा दोस्त भी कैसर भट्ट था 22 साल से। मैं कैसर भट्ट की वजह से बिलाज भाई को मिला था, मेरा डायरेक्ट नहीं ताल्लुक़ था। मेरा 90 डेज़ का ताल्लुक़ बिलाज भाई से और 90 डेज़ का तीफी भट्ट से रहा। उसके बाद ये बिलाज भाई के वाक़ये तक जब सुलह टूटी है, दोनों घरानों से मेरा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन उस सुलह के बाद भी 3 महीने तक मैं और नईम शाह साहब कैसर भट्ट के राब्ते में रहे। जब आप वहाँ से निकले, कैसर भट्ट ने बात कह दी जो आप कह रहे हैं कि मैं हल्फन कहता हूँ, ये आपका और अल्लाह का मामला है, तो क्या आपने इसका रिएक्ट नहीं जाहिर किया था? और आपने कहा गाड़ी में बैठते कुछ बातें हुई थी, तो आपने क्या रिएक्ट किया था और उसके जवाब में क्या रिस्पॉन्स आया था? बिल्कुल, मैंने रिएक्ट भी किया था
इसका रिस्पॉन्स भी आया था वो भी बड़ा नेगेटिव था। उसमें एक गवाह मौजूद है जो नईम शाह साहब थे, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं, मैंने आपको कहा है कि अगर देखें वो रिएक्ट क्या था, वो छोड़ दे जो भी था, लेकिन अच्छा नहीं। अब आपको देखिए बातें तो खुल गई हैं, ठीक है। आपका बाकायदा नाम लिया गया है और आप लोगों का एक बुनियादी किरदार रहा है इस हवाले से। तो अभी मैं समझता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को पोशीदा रखेंगे तो लोगों के दिलों में अभाम रहेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आप मसलतन नहीं कह रहे होंगे, लेकिन वन लाइन में आप कुछ ना कुछ तो बताएं कि जिससे अभाम दूर हो। देखें, मैंने सिर्फ ये एक बात कही थी कि यार ये आपने क्या किया है, कि उनके ज़हन में ये बात बैठाई है, क्योंकि वहाँ पे जो फैशन थे बड़े खुश थे, क्योंकि बिल्कुल ये फाइनल मीटिंग थी, उसके बाद टाइम रखना था। बिलाज भाई भी 100% ओके थे। तो मैंने ये कहा कि एक वो जब तीफी भट्ट साहब ने ये बात सुनी है तो उनका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया, जैसे होप टूट गई कि यार ये सुलह हो रही थी तो ये बात, इसका मतलब है कि वो लोग मुझे सुलह करके मेरा नुकसान करवाना चाहते हैं। मैंने जब उनके फेस एक्सप्रेशन देखे मैंने कहा ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। मैंने गाड़ी में इस बंदे को कहा, मैंने कहा यार उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बिलाज के, तो ये कौन सी बात उनके जहन में इंजेक्ट की है आपने, ठीक है। तो इस बंदे ने, मैं ऑन एयर कहता हूँ, बहन की गाली निकाली। इसने कहा मेरी तरफ से सारे मर जाएं, मैं लड़ाई अपने गले डाल लूँ, मुझे पता है मैंने जो कहा ठीक कहा है। नईम शाह साहब इसके गवाह हैं, ये बात तीफी भट्ट साहब को भी नहीं। लड़ाई कैसे उन्हें गले पड़ सकती है कि जब लड़ाई इनकी जाती तो नहीं थी। ये शो किया कि बिलाज जो है, बिलाज भाई, वो शो करने का यही मतलब था ना कि बिलाज भाई सिंसियर नहीं है। आ गई समझ आपको? उसने ये शो किया कि वो सिंसियर नहीं है बिलाज। मैंने इसको ये कहा यार बिलाज भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसने गाली निकाली बहन की, खुदा की कसम इसने गाली निकाली। इसने कहा मेरे लो सारे मर जान, तो मैं लड़ाई अपने गल पा, मैं जो किया मैं ठीक किया। ये जेन्युइन बात है, इसके आगे आप कोई बात नहीं पूछेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस लड़ाई का राइटर भी और ये सारा स्क्रिप्ट लिखने वाला सिर्फ ये एक बंदा कैसर भट्ट है। बातें इससे भी आगे की हैं। अब आप काइंडली मेरे से नहीं पूछेंगे। देखिए खुरम भाई, मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि मसले तक नहीं कोई बात मसला तक नहीं मैं कर रहा, लेकिन एक चीज़ देखें, काफ़ी सारे बहाम पैदा हो चुके हैं। अब जब आप एक सुलह की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, लोगों को हक़ाइक़ का नहीं पता। इवन के हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं, हमारी फील्ड के कई नए लोग आ गए हैं जिनको इन दुश्मनियों की हिस्ट्रीज़ का भी नहीं पता। गलत चीज़ें मार्केट में जाती हैं, गलत पैगामात मार्केट में जाते हैं और उससे एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होती है। अब चूँकि आपका किरदार एक बड़ा मुस्बत रहा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ का। इससे पहले ना मैं आपको जानता हूँ, ना मैंने इससे पहले कभी आपके साथ मेरा कोई मुलाकात है। मैं तो आज आप तक कोशिश की आने की कि जब मैंने आपका इंटरव्यू सुना, ठीक है, और सिर्फ इस वजह से मैं आया। अगर आप नेगेटिव बात कोई नज़र आती तो मैं शायद आपके साथ यहाँ ना बैठा होता, क्योंकि मेरा भी एक मकसद है, एक आम शहरी होने के नाते या एक साफ़ी होने के नाते, कि ये दुश्मनदार घरानों में सुलह होनी चाहिए, लड़ाइयाँ ख़त्म होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अभी आपके सीने में बहुत से राज हैं, मैं उस पर आपको दबाव नहीं दूंगा कि आप वो बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर होनी चाहिए जो सब लोगों तक जानी चाहिए। इंतज़ामिया तक भी ये बात जानी चाहिए, इन घरानों तक ये पैगाम जाना चाहिए कि असल हालातों वाक़यात क्या थे। एक और चीज़ मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जब ये सुलह की बातें चल रही थी इसमें कोई दीद की रकम का भी मुतालबा किया गया था? नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई शर्त ही नहीं रखी गई, दोनों साइडों से कोई शर्त नहीं रखी गई। अगर जो ये बंदा बात करता है वो टोटल गलत कहता है। ऐसी मैंने आपको बताया, ये तो दूर की बात है, कोई शर्त की बात नहीं थी इसमें, किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं थी। अच्छा, मेरा सवाल फिर वही है आपसे कि आप इन दो घरानों में सुलह ना होने का जिम्मेदार कैसर भट्ट को करार दे रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल 110%। अगर कैसर भट्ट जिम्मेदार और उसने एंड टाइम पे बात कह दी कि मुनाफिकों की सुलह होनी है, तो फिर 3 महीने वो खामोशी से सारा तमाशा क्यों देखते रहे? कौन? कैसर भट्ट। किस चीज़ का तमाशा? कि जब आप लोग एक सुलह की कोशिशें कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उन्हें डेली की रिपोर्ट्स देते थे, तो फिर ये 3 महीने बाद उनके दिल में ख्याल क्यों आया? 3 महीने बाद उसके दिल में ख्याल क्यों आया?
जी बात ये है कि वो सिर्फ अगर वाच करता रहा ना, उसको शायद लगा होगा कि ये सुलह नहीं होनी। ठीक है जी, मैंने आपको कहा है इसका जवाब भी है मेरे पास। मुझे सारी कंडीशन का बिल्कुल क्लियर पता चल गया क्या हुआ क्या नहीं। और ये बात तीफी भट्ट साहब को भी अब पता चल गई है कि यार बातें हमारी क्या हुई थी और पब्लिकली मीडिया पे ये क्या कहता रहा। ठीक है, तो वो अगर तमाशा देखता रहा तो वो सुलह किसी जगह पे रुकावट नहीं आई, तो आखिरी टाइम पे उसको खुद जाके वो तोड़नी पड़ी। आ गई समझ कि देखे ना कि अगर वो तमाशा देखता रहा। अब अमीर मसहब भाई है ना बलाज भाई के, मलिक रिजवान, मैं नाम लेता हूँ ना, बात वो होती है जो सीधी सीधी। मलिक रिजवान बलाज भाई के पार्टनर हैं। आप उनसे हलफ दे के पूछें कि बलाज भाई मेरे साथ 1 to 1 बैठते थे या नहीं बैठते थे। अमीर मसहब को भी इस चीज़ का पता है, वो सुलह के लिए बैठते थे। अब मैं आज ये पछताता हूँ कि यार ये कैसर को पहली 2 मुलाकातों के बाद बलाज भाई ने पीछे कर दिया था। शायद वो इसको समझते थे, जो उन्होंने मुझे कहा कि बिलाल भाई आप अकेले करें, और मैं जितना ज़्यादा अकेला। अच्छा, ये कहा आपको बिलाल ने? हाँ जी, नईम शाह साहब इस चीज़ के गवाह हैं, वो मेरे साथ। मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि बिलाल भाई आप अकेले आया करें। मैंने नईम शाह साहब को कहा कि बिलाज भाई मुझे कहते हैं कि आप अकेले आया करें। अब इस चीज़ के विटनेस भी अड्डे पे हैं। वो रिजवान भाई जो बालों वाले हैं ना, उनसे सिर्फ इतना पूछ ले बिलाल भाई और बलाज भाई 1 to 1 आपने बैठे देखा, वो तस्दीक करेंगे। वहाँ पे ना कैसर भट्ट होता था, तो नईम शाह साहब भी नहीं, वो मेरे साथ 1 to 1 बात करते थे। इसी तरह मैं अकेला तीफी भट्ट साहब की तरफ जाता था और तीफी भट्ट साहब। अब चूँकि हम 4 लोग सुलह में चले थे, नईम शाह साहब को भी मैं सारी बात बता देता था और कैसर भट्ट को भी बता देता था। फिर कोई ऐसी ज़रूरी बात होती थी तो फिर कॉल करके उस मीटिंग में हम चारों इकट्ठे हो जाते थे। अदरवाइज़ मैं और बलाज भाई 1 to 1 बैठते रहे हैं। आपको अड्डे से तस्दीक होगी, मैं बाहर किसी बंदे का नाम नहीं लेता। अच्छा है तो बात जी, लेकिन आप तहम्मुल थे, हर चीज़ को आप बता भी रहे हैं। जी जी, इतना अर्सा आप खामोश रहे, यानी कि आप एक अहम किरदार हैं सारी चीज़ के, गवाह हैं सारा। अचानक आपका आज ये बात सामने आई है, क्या आप कोई तवज्जो डाइवर्ट तो नहीं करना चाह रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे तो जो डाइवर्ट कर सकता हूँ। बात यह है कि अगर आप मेरे इंटरव्यू का एंड देखें, क्या कहा था कि मुझे कैसर भट्ट ने लखोड़ा बुला के सुलह के लिए इनकार किया। मैंने बलाज भाई का नाम नहीं लिया, बलाज भाई दुनिया से चले गए हैं। अगर मैं उनका नाम लेता, आप कोई तस्दीक कर सकता था उनसे? नहीं, तो ये बात आप बलाज के कत्ल के बाद आपने क्यों नहीं की, या उससे पहले क्यों नहीं की? अब आपको क्यों ख्याल आया है कि आज आप ये बात कर रहे हैं कि कैसर भट्ट ने सुलह नहीं होने दी? नहीं, तो जब मेरे पे बात आई है कि आप ये कुरान उठा के बताएं, ये जी 2 विटनेस हैं, तीफी भट्ट साहब ने ये बात की है ना, तो विटनेस भी जो हैं हम, वो हमारा इनसे ताल्लुक़ था, कैसर भट्ट वगैरह से, तो सुलह में तो हम थे। अच्छा ठीक है, कैसर भट्ट ने वहाँ कह दिया बकौल आपके कि ये मुनाफिकों की सुलह नहीं होनी चाहिए, तो क्या उसके बाद बलाज ने आपसे कभी रब्ता किया दोबारा, और उसने नहीं पूछा कि आप इतने मुतहर्रिक थे एकदम खामोश क्यों हो गए? नहीं, बलाज भाई ने इसलिए नहीं रब्ता किया कि देखें मेरी बात सुने, जो बंदा हमारे सामने हमारे साथ जाके तीफी भट्ट साहब को ये बात कह सकता है, अब बलाज भाई फैमिली से उसका पुराना ताल्लुक़ था। अब पता नहीं वल्लाहु आलम उसने बलाज भाई को क्या कहा या किसी की तरफ से डाउटफुल किया, बलाज भाई खामोश हो गए। नईम शाह साहब के साथ उनकी कभी फ़ोन पे हेलो हाई मैसेजेस होते थे अहादीस के बलाज भाई के, लेकिन वो एकदम खामोश होकर साइड पे हो गए। फिर भी हम 3 महीने तक कैसर भट्ट के पीछे लगे रहे थे सुलह के लिए। उसके बाद भी? हाँ जी जी जी, लखों डर जाते। तो क्या जवाब आता था कैसर भट्ट की तरफ? बस छोड़ दे, एक जवाब नहीं ना आया, 3 डिफरेंट जवाब आए। वहाँ से फिर हमें डाउटफुल हुआ कि नहीं ये तो वो जो जवाब आते थे उसमें बलाज का हवाला दिया जाता था या वो अपने हवाले से कोई बात करते थे? उसमें हवाला मुख्तलिफ लोगों का दिया जाता था। फिर बात वहीं आती है, वो छोड़ने वाली बात ना करें, बातों को क्लियर करें आप। थोड़ा सा जो चीज़ मसलतन आप रख सकते हैं आप वो रखें, लेकिन कुछ चीज़ों को वाजिया करें आप, क्योंकि आप इस वक्त बड़ा अहम किरदार हैं सारे मामले में। आपका बाकायदा नाम लिया गया है। बिल्कुल लिया गया है, तो मैंने उस चीज़ को ऑन किया है। देखिए 2 बंदे अगर मेरे साथ वहाँ पे गए थे, दोनों का किरदार मैंने हलफ दे के प्रूव किया
इसरार भट्ट साहब उसी के भाई है ना, ठीक है। मैंने उनके बारे में भी बताया कि जो उन्होंने रोल प्ले किया, जो इसने रोल प्ले किया कैसर भट्ट ने, मैंने वो भी बताया। अभी आप देखें कि रिसेंटली उसका एक बयान आया कैसर भट्ट का कि जी मैं दारों को जवाब दूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये दारों को बातें सारी पता चलनी चाहिए, मुलाकात होगी दारों से हमारी भी, मैं सारी बातें उनको कि आप इससे पूछें, सारा कुछ सामने आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए मुस्तकबिल जो करंट सिनेरियो है वो तो अच्छा नहीं है। देखिए खुरम भाई, बात ये है कि अगर लोग पॉजिटिव रोल अदा करें ना तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, ठीक है। थिंकिंग मेरी आज भी यही है कि वो घर भी और वो घर भी आबाद होने चाहिए, इनकी सुलह होनी चाहिए। अब कैसे मुमकिन है सुलह? नामुमकिन तो कोई चीज़ भी नहीं होती ना। नहीं, कैसर भट्ट तो आज भी उसी ग्रुप का हिस्सा है और माजी में भी अगर उन्होंने सुलह नहीं दी बकौल आपके, तो क्या अब कैसर भट्ट सुलह होने देंगे? वो फिर उन पर डिपेंड करता है ना। वो तो देखे ना कि वो ट्रक्का वाली फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे देखते हैं, उसकी तहकीक करते हैं या नहीं करते। ये तो उन पे डिपेंड करता है, या वो अपना जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते कि भाई ये बैकएंड पे क्या हुआ जो लड़ाई की वजह बनी। जब से आपका नाम आया कि आपकी मौजूदगी में ये इनकार हुआ, सुलह की कोशिशें अभी आपने की, क्या ट्रकां वाली फैमिली की तरफ से किसी ने आपसे रब्ता करके ये सारे हकाइक जानने की कोशिश की है? अगर वो आपसे रब्ता करके पूछें तो क्या आप जो चीज़ें आप अपने सीने में दबा के बैठे हैं और नहीं कहना चाह रहे, क्या वो बयान करेंगे? बिल्कुल, मैं ओपनली पब्लिकली करूँगा। मैं तो यही चाह रहा हूँ आप पब्लिकली करें। लेकिन देखिए ना, बात ये है कि उनका उसके साथ ताल्लुक़ है, ठीक है। अगर वो ये चीज़ जानना चाहें, मैं देखे ना कि पहले भी उनका ताल्लुक़ है उनसे, वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, सारा कुछ है इतनी देर से। बेसिकली ताल्लुक़ बाबर भाई का था। बाबर भाई वेरी नाइस पर्सन थे, बाबर भट्ट। मेरा ताल्लुक़ बाबर भट्ट से था। मैं तो खुद हैरान हूँ कि इस बंदे ने क्यों इतना नेगेटिव रोल प्ले किया कि दोनों घरों को तबाही के दहाने पे ले आया। ये मैं खुद शॉक्ड हूँ। हालांकि ये बंदा 3-4 साल से 4 साल से ये चेंज हुआ है, अदरवाइज़ ये बंदा बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जिस वक्त टीपू ट्रकां वाला कत्ल होते हैं उस वक्त बाबर सुहेल भट्ट इनके बड़े भाई ज़िंदा थे, और चूँकि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, लेकिन कभी अखबारात में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी को बाबर सुहेल भट्ट साहब की तरफ से कोई ऐसा सख्त बयान नहीं आया। अमीर बिलाज टीपू कत्ल होता है, इससे कबल हम में से भी किसी ने कैसर भट्ट को कभी किसी मीडिया टॉक का हिस्सा बनते नहीं देखा। हाँ, जब वो सियासी तौर पे सरगर्म थे तो कुछ बयानात चलते थे। अमीर बिलाज टीपू के कत्ल के बाद जो जारहाना स्टाइल कैसर भट्ट ने अपनाया तीफी भट्ट ग्रुप के ख़िलाफ़, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, जो बात आपने बाबर भाई की है ना, आप वीडियो क्लिप निकाल के देख लें जिस वक़्त अल्लाह जन्नत नसीब करे बाबर भाई इस दुनिया से गए हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ इसरार भट्ट साहब ने मीडिया टॉक किया और कैसर भट्ट पीछे खड़ा था। एक लफ्ज़ भी कैसर भट्ट, मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि अब क्यों इतने मुतर्रफ, ठीक है। उसके बाद भी, यानी कि जिस वक़्त बाबर भाई से पहले इनके वालिद साहब भी दुनिया से गए हैं, कैसर भट्ट ने 1 वर्ड भी यूज़ नहीं किया मीडिया पे, ठीक है। बाबर भट्ट ने किया या इसरार भट्ट साहब ने शायद थोड़ा क्लेम किया। तो ये फर्स्ट टाइम है कि ये जो कैसर भट्ट ने किया है, मैं इसको कहूँगा कि चोर मचाए शोर, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके पीछे कोई ख़ास एजेंडा नज़र आता है क्या आपको? मुझे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नज़र आता है। वो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? सर जी, बिलाज भाई के मर्डर से इछरे मार्केट का क्या ताल्लुक़, अकबरी मंडी का क्या ताल्लुक़? कहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गेम तो नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मुझे खामोश रहने दें। अमीर मसहब मुझसे कुछ पूछे। देखें, बात ये है कि एक चीज़ है, आपका दोस्त है, आपको उसकी तकलीफ़ है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, सारा कुछ ठीक है। आपको हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ फोकस उस पर कि यार इस बंदे ने ये ज़्यादती की है। आपको मार्केटें भी नज़र आ रही हैं, आपकी नज़र इछरे तक जा रही है। इछरे से बिलाज भाई के मर्डर का क्या ताल्लुक़, अकबरी मंडी से क्या ताल्लुक़, ब्रांथ रोड मार्केट से क्या ताल्लुक़? ओ भाई, जब हमारा भाई
या हमारा कोई प्यारा वो दुनिया से चला जाए तो हर चीज़ ही बेमायनी लगती है। फिर उसके बाद जो थिएटर है, आपने बलाज नहीं, बलाज का थिएटर से क्या ताल्लुक था? सर जी वो बलाज का थिएटर से कोई ताल्लुक नहीं था। कैसर बट के इंटरव्यू में उसको अकबरी मंडी का भी दर्द था, उसको शाह आलम मार्केट का भी दर्द था। वहाँ से क्या कोई तेल के कुएं निकलते? ये उसको पता हो ना। वो देखें कि वो तो प्रोटेस्ट कर रहा है बलाज भाई के मर्डर पे, नज़र जा रही है थिएटरों पे। थिएटरों तक गई ना। थिएटरों में क्या मुफादात हो? सर जी अल्लाह बेहतर जानते हैं, उसको पता हो। तो सर थिएटर तो वैसे ही सारे नुकसान में जा रहे हैं। सर जी चाहे फ़ायदे में जाए या नुकसान में, आपने उसकी ज़ुबान से सुनी नहीं है बातें, सुनी है ना, इंटरव्यू सुने हैं, आपने भी सुने हैं, पूरी पब्लिक ने सुने हैं। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना कि वहाँ पे क्या मुफाद है। आप पिछड़े का जिक्र कर रहे हैं। सर जी मैंने नहीं किया, मैं तो आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि वो मार्केटों को जो क्लेम उसने नहीं किया। बेसिकली जो मैं समझता हूँ ना, आप हिस्ट्री देख लें, हनीफा बाबा कहाँ पैदा हुए? अड्डे पे। किन के नुकसान का बायस बने? अड्डे वालों के। उसके बाद आप देख लें कि एहसन शाह अड्डे पे, वहाँ पे जो बंदा पैदा हुआ वो उसी घर के नुकसान का बना, नुकसान का बायस बना। और भाई उनका पैसा उन बेचारों का दुश्मन। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं जो उनको समझ नहीं आ रही, लोग उनको ट्रैप करते हैं। वो लोग बड़े सीधे हैं, मैंने देखा है, प्यार करने वाले लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो मोहब्बत में फंस जाते हैं। अच्छा, लड़ाई में क्या आप समझते हैं कि अब मीर मौसिब या मीर फतेह, ज़ाहिर है वो मेन चश्मो चिराग तो वो हैं, तो क्या वो तीफी बट के साथ दुश्मनी निभाने की पोजीशन में है? देखिए मेरी बात सुने, मैं ऐसी कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। मेरी अपनी जो थिंकिंग है या मेरी है कि आप इन दोनों घरानों को बहुत क्लोज देखा है। बहुत क्लोज देखा है। मैं एक एक पर्सनालिटी को जानता हूँ। मेरी अमीर फतेह से भी मुलाकात हुई हुई है, बलाज भाई ने करवाई है, एक मुलाकात है। अमीर मसहब से भी मेरी 7 से 8 मुलाकातें हैं, डिसेंट बच्चे हैं। बलाज भाई भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। दूसरी फैमिली के भी मैं पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को जानता हूँ कि जो उनके पहले 2 बेटे बड़े हैं तीफ़ी भट्ट साहब के, वो एचईसन से स्टडी है उनकी। उसके बाद जो सबसे छोटे हैं वो शोया फाज से पढ़े हुए हैं। आगे से उनके जो बच्चे हैं वो A लेवल O लेवल कर रहे हैं, ठीक है। ये उनकी फैमिली की जो है ना आगे से ग्रूमिंग है कि वो भी इस साइड पे जा रहे हैं। तो बात ये है कि जो तीफ़ी भट्ट साहब की भी थिंकिंग है कि वो भी दुश्मनी को और लड़ाई को पसंद नहीं करते। देखें आप ये कह रहे हैं कि ये अगर हम क्या अब इन हालात में जब तीफ़ी भट्ट के बहनोई को कत्ल कर दिया गया है, उनकी बहन पर हमला हुआ जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि दुश्मनियों के मामलात में, लड़ाई झगड़े के मामलात में औरतों को कभी निशाना नहीं बनाया गया। वो दुश्मनदार भी बड़े वज़ादार होते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो क्या आप इस सूरत हाल के बाद, इतने बड़े नुकसान के बाद भी आप समझते हैं कि आप इन 2 घरानों को सुलह के लिए मादा कर सकते हैं? देखिए जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो ना, चाहे कुछ भी हो। देखें अगर बलाज भाई को मैं कायल करता था ना तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता था, मैंने पब्लिकली पहले भी कहा कि बलाज भाई जो हो गया, अब वो टीपू पहलवान वाला जो वाक़या हुआ कि बलाज भाई दिल बड़ा करके ना अल्लाह की रज़ा के लिए आप इसको माफ़ कर, यानी कि भूल जाएं कि, यानी भूल तो कोई भी नहीं सकता कि दिल बड़ा करके कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मैं सुलह कर लेता। इसी तरह देखें अगर मेरे लिए वो दोनों घराने एक जैसे हैं ना तो ये रिक्वेस्ट मैं इधर भी कर सकता हूँ। बैलेंस होता है कि अगर आज वो भी घर इस कंडीशन में आ गया, वो भी वर्स्ट कंडीशन में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा अगर रोल होगा, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है कि हम अभी किसी से बात कर सकें, अभी ये रिसेंटली सारा मामला हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको कहता हूँ कि ये मैं बात कर सकता हूँ। जब आपका दिल साफ़ हो, नीयत साफ़ हो, आप कोई भी बात किसी से कर सकते हैं कि अगर आपको कोई मफाद नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बात मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त के बाद, अभी क्योंकि रिसेंटली नया नया हुआ है, वो भी सदमे में है फैमिली। अब इधर जब देखता हूँ, जो पहले आपने क्वेश्चन किया है कि जी आप मुझे कंपैरिजन बताएं कि जी इनका क्या होगा, मैं कभी भी इनका कंपैरिजन नहीं करूँगा। देखें उधर मेरे भाई हैं, इधर समझ लें तीफ़ी भट्ट साहब हैं, मैं उनको यानी कि एज ए फ्रेंड कह लूँ, क्योंकि जो दिल की बातें मेरे साथ शेयर करते रहे हैं पहले, या अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, मैं भी उनके साथ करता रहा हूँ बातें, ठीक है।
तो बात ये है कि मैंने उनको भी क्लोज से देखा है, उनको भी। मैं कभी भी लड़ाई में कंपैरिजन नहीं करूँगा कि जी कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं इनकी हार जीत देखना ही नहीं अब चाहता। मेरे मकसद ही आने का ये है कि मैं ये जो अब हालात मौजूदा चल रहे हैं जी, क्या इन हालात के हवाले से कभी आपका बराह रास्त तीफी भट्ट से कोई रब्ता हुआ हो, कोई गुफ्तगू ऐसी हुई हो, उनकी सोच क्या है, क्या ऐसा कोई हुआ, या अभी आप खामोश होकर बैठे हैं? अभी मैं खामोश होकर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला बात दुआ करें। देखें, अगर कोई ये जिस तरह हाइप क्रिएट करते हैं रिपोर्टर या कोई भी है, ये चीज़ें मुआशरे में बदअमनी फैलाती हैं। यहाँ पे यूट्यूबर्स को भी सबको अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो सारे अमन का मैसेज दें। अब देखें ना, बीइंग अ मुस्लिम, बलाज भाई का जो वाक़या हुआ, सब लोग तकलीफ़ में आए, चाहे वो कोई मिला था बलाज भाई से या नहीं मिला था। बिल्कुल सेम उसी तरह जवेद भट्ट साहब या तीफ़ी भट्ट साहब की, तो सेम ये लोग उसी कंडीशन में आए। अब आप अगर मेजॉरिटी से पूछ लें सर्वे करके, तो वो लोग घरों में बैठे यही कहेंगे कि इनकी सुलह होनी चाहिए। इट्स मीन कि हमारी कौम हमदर्द है, हमदर्दी है, दोनों घरों से है। इसीलिए वो कहेंगे ना कि ये वर्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं। तो दुआ ये करनी चाहिए कि ये काम यहीं पे स्टॉप हो जाए। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, बाकी सब की भी यही है जो लोग भी बोल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी अल्लाह के घर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला किसी स्टेज पे ना ये वाइंड अप हो जाए। जी नाजरीन, आपने मियाँ बिलाल साहब के तासरात सुने हैं, उनकी सोच भी सुनी है, और अभी भी वो पुरुमीद हैं। और अल्लाह करे, मैं यहाँ एक बात ज़रूर इनसे कहूँगा कि अभी मैंने पूछा इनसे, वो कहते हैं मैं खामोश बैठा हूँ। ऐसे लोगों को खामोश नहीं बैठना चाहिए, और जिस मुस्बत सोच को वो रखते हैं और नेक नीति के साथ ये चाहते हैं कि ये सुलह हो, तो फिर इन्हें भी खामोश नहीं बैठना चाहिए, इन्हें कदम बढ़ाना चाहिए। इनका अमीर मौसिफ से भी रब्ता हो सकता है, तीफ़ी भट्ट ग्रुप के साथ भी रब्ता हो सकता है। तो इन्हें अमलन अपना ये किरदार अदा करना होगा, ताकि हम एक अमन की तरफ जो कदम बढ़ा रहे हैं, अल्लाह पाक उसमें कामयाबी दे। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।